हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 जिसमें 3 लेसन थे, यूनिट नंबर 2 जिसमें मात्र एक ही लेसन था, वो उसकी वीडियोज में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि लेसन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी यूट्यूब पर कवर कर चुके हैं। जिन्होंने प्लेलिस्ट की पुरानी वीडियोज ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोज देख लेना ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। आज से हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में। पहले समझते हैं यूनिट नंबर 3 है क्या। यूनिट नंबर 3 है इश्यूज इन एन ओपन इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें लेसन नंबर 1 जो है वो क्या है, ओपन इकोनॉमी मंडल फ्लेमिंग मॉडल। तो यूनिट नंबर 3 में दो लेसन हैं, एक तो हमारे पास है ओपन इकोनॉमी मंडल फ्लेमिंग मॉडल और एक और है जो हमारा इस कंप्लीट सीरीज का ठीक है आखिरी लेसन होगा, यानी कि लेसन नंबर 6। और ये यूनिट वाइज लिखा हुआ है इसलिए लेसन नंबर 1 नहीं है, तो ये मत समझ लेना कि भैया ने दूसरी सीरीज शुरू कर दी है। यूनिट नंबर 3 के अकॉर्डिंग पहला लेसन है, वैसे लेसन नंबर 4 है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आधा कंसेप्ट। जो हमारा आधा कंसेप्ट है वो है इश्यूज इन एन ओपन इकोनॉमी। तो चलो पहले समझ तो लें कि ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इश्यूज तो और में डिस्कस करेंगे, तो पहले पता होना चाहिए ओपन इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है। तो देखो इकोनॉमी दो तरह की होती है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमिकली जब हम बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी की, ठीक है, उसके भी क्या होते हैं, कुछ सेक्टर्स होते हैं। तो चलो समझते हैं पहले कितने कितने सेक्टर की इकोनॉमीज हो सकती है। तो पहले समझते हैं 2 सेक्टर की इकोनॉमी। अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोई इकोनॉमी सिर्फ 2 सेक्टर की है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे सारे फैसले 2 ही जने ले रहे हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, सप्लाई करना, कंज्यूमर का काम क्या होता है, डिमांड करना। और डिमांड एंड सप्लाई दोनों मिलकर मार्केट में हर एक चीज डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 2 सेक्टर्स की इकोनॉमी। यानी कि जहां पे ना तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है और ना ही फॉरेन कंट्रीज का कोई ना कोई इंटरवेंशन है। तो ये तो हो गई 2 सेक्टर्स की इकोनॉमी। लेकिन जब इकोनॉमी इस तरीके से परफॉर्म करती है तो ये बेहतर नहीं माना जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रोल किसका आता है, गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर इंटरवेंट करती है, इकोनॉमी के अंदर इंटरवेंट करती है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं 3 सेक्टरल इकोनॉमी। यानी कि जहां पे 3 सेक्टर काम परफॉर्म करे होते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर्स जो पहले से थे, और तीसरा गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो क्या करती है, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जरिया बनता है। और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स भी करती है पब्लिक गुड्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर अलग अलग पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर। तो इनको हम बोलते हैं 3 सेक्टर की इकोनॉमी। लेकिन कई बार जो है ना 3 सेक्टर से काम नहीं चलता, हमें फॉरेन ट्रेड तो चाहिए ताकि हम फॉरेन कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, फॉरेन कंट्री के ट्रेड के अकॉर्डिंग रिलेशन बना पाए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में इकोनॉमी हो जाती है 4 सेक्टर की। ठीक है, और जो 4 सेक्टरल इकोनॉमी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। जब तक इकोनॉमी 2 सेक्टर की है, 3 सेक्टर की क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड है, उसका फॉरेन कंट्री से किसी प्रकार का ट्रेड में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे कंट्री अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, दूसरे कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी अब ओपन हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड को लेके। तो वो हमारी बन जाती है 4 सेक्टरल इकोनॉमी। क्या होगा, 4 सेक्टर आ जाते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंट्री, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं। तो ये होता है हमारा ओपन इकोनॉमी का कंप्लीट कंसेप्ट। तो उम्मीद आपको तो समझ में आ गया होगा कि ओपन इकोनॉमी होती क्या है। अब समझेंगे कि ओपन इकोनॉमी किस मामलों में बेहतर है और किन चीजों में खराब है। उससे पहले समझते हैं इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। अगर मैं डिस्कस करूं चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, तो पहला क्या आता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी। हमें यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा कि स्मॉल एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि भाई इकोनॉमी भी 2 तरह की होती है, स्मॉल इकोनॉमी और लार्ज इकोनॉमी। अब स्मॉल इकोनॉमी जहाँ की इकोनॉमी जो क्या है, काफी कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ की इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ऐसी कुछ इकोनॉमीज। ठीक है, और कईयों की जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, चाइना की बहुत बड़ी है, यूएसए की बहुत बड़ी है। तो ओपन इकोनॉमी, तो स्मॉल एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी हमें समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो हमें डिस्कस करना होगा, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। तो स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर पॉलिसीज जो हैं वो किस तरीके से अपना असर डालती हैं, क्या इफेक्ट होता है स्मॉल ओपन इकोनॉमी के ऊपर पॉलिसीज का, वो हमें डिस्कस करना होगा इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर। तीसरा जो पॉइंट आता है, टू डिटरमाइन ISLM मंडल फ्लेमिंग्स मॉडल। अब जिनको याद ना हो वापस याद दिलाता हूं भाई, ISLM जो मॉडल है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
है ना। आईएस डील करता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट वगैरह क्या है, या फिर हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो है, इन्वेस्टमेंट सेविंग किस तरीके से काम करती है वो मैं डिस्कस किया था आईएस कर्व के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। तो ISLM मॉडल जो है ना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके बाद क्या आता है हमारा मंडल फ्लेमिंग मॉडल, हमें इसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, ये तो दोबारा रीड कर लेंगे क्योंकि अब की बार हमें ISLM कर्व का रिलेशन मंडल के फ्लेमिंग मॉडल के साथ पढ़ना होगा। अब ये मंडल कौन था भाई, बता दूंगा, सब बता दूंगा, जब एक टॉपिक पढ़ेंगे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो 5 ईयर प्लान था ना, मेरे सबसे पहला 5 ईयर प्लान वो इस मेथड के अकॉर्डिंग की जो है वो बेस्ड था मंडल फ्लेमिंग मॉडल के। अब जो फोर्थ है वो समझते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। हमें समझना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट जो है वो किस प्रकार से पड़ता है। जिनको नहीं पता याद दिला दूं, एक्सचेंज रेट वो तरीका होता है जिसके जरिए हम जो है वो फॉरेन करेंसीज के अंदर बाय या सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट वेट करना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर मैं आप लोगों को एक्सचेंज रेट का मतलब समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फॉरेन करेंसी ट्रेड करनी है, फॉरेन करेंसी बाय करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी कितनी करेंसी पे करनी पड़ेगी, उसको एक तरह से हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अभी अगर जो मान लो मेरे को $1 लेके आना है, मुझे $1 खरीदना है, तो $1 की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कितनी रुपीज़ है, 85 रुपीज़ है। ये चेंज होती रहती है, अप्रोक्सीमेटली भी यही रेंज कर रही है, 80 to 85 या फिर 80 to 90 ऐसे रेंज कर रही है डॉलर की वैल्यू। तो अगर मुझे $1 के बदले 85 रुपये पे करने हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। कि जब मुझे एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी बाय करनी पड़े उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे अगर $1 खरीदना तो मुझे 85 रुपये इंडियन करेंसी के अंदर पे करने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट जो है ना कहीं ना कहीं ट्रेड को इजी करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हमें ट्रेड करना होगा, जब हम फॉरेन कंट्री से ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो भाई फॉरेन कंट्री तो अपनी करेंसी में बेचेगी और हमें अपनी करेंसी को पहले वहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा, तब जाके हम उन चीज़ को बाय या सेल वहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं यूएस से जा रहा हूँ और मुझे यूएस से जाके कुछ चीज़ें बाय करनी है, तो वहाँ तो मैं रुपीज़ से बाय नहीं कर पाऊंगा, पहले मुझे अपनी जो भी करेंसी है उसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उससे कन्वर्ट करवाने के बाद जिसमें कुछ कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करवाने के बाद तब जाके मैं डॉलर्स में चीजें बाय कर पाऊंगा। तो वो चीज़ होती है, और कन्वर्जन चार्जेस हमेशा लगते हैं, ठीक है। चाहे अब एक लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ, चाहे यूट्यूब से पेमेंट ही क्यों नहीं आती, अगर डॉलर से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होती है तो उसमें भी कन्वर्जन चार्जेस जो है बैंक एक काटता है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो डिटरमाइन द ISLM मंडल फ्लेमिंग्स मॉडल टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट वेरिएशन ऑन द स्मॉल ओपन इकोनॉमी। हमें पे क्या समझना पड़ेगा, टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, हमें समझना पड़ेगा इम्पैक्ट क्या है एक्सचेंज रेट का, एक्सचेंज रेट वेरिएशन का ऑन द स्मॉल ओपन इकोनॉमी, स्मॉल ओपन इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद 5th पॉइंट आता है, वो क्या आता है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन समझना पड़ेगा बिटवीन वेरियस पॉलिसी चेंजेस, यानी कि डिफरेंट पॉलिसी चेंजेस एंड इक्विलिब्रियम के बीच में। यानी कि अगर पॉलिसी चेंज हो रहा है, कोई पॉलिसी चेंज की गई है या फिर डिफरेंट पॉलिसीज हम यूज कर रहे हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अब कईयों को जो नहीं पता इक्विलिब्रियम किस तरीके क्या चीज़ होती है वो बता देता हूँ। इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रकार का संतुलन, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डिमांड सप्लाई के इक्वल है, इसका मतलब क्या, इकोनॉमी में क्या है, इक्विलिब्रियम मौजूद है, यानी कि जितनी लोग डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी में सप्लाई भी उतनी हो रही है। इसका मतलब ना तो इन्फ्लेशन होगा ना डिफ्लेशन होगा। सेम ऐसी जो हमारा ऊपर हमने पढ़ा ना LM कर्व, यानी कि इसका भी काम यही होता है, मनी सप्लाई को देखना। तो ये कहीं ना कहीं मनी सप्लाई में इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है, यानी कि ये गुड्स को देखता है, ये मनी को देखता है कि मनी में किस प्रकार से इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो डेरिवेशन ऑफ ISLM कर्व्स इज in a closed economy, but there is no economy in world today that can be called a closed economy। तो जब हम ISLM कर्व की बात करते हैं किसी भी क्लोज्ड इकोनॉमी में, लेकिन एक बात ये भी है कि अब हमारे आसपास कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है मौजूद है जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि हम कुछ ना कुछ गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, बदले में कुछ ना कुछ गुड्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। कुछ कंट्रीज इंपोर्ट ज़्यादा करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट कम करती है, और कुछ एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, इंपोर्ट कम करती है, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी की चीजें होती हैं। इसके बाद हैंस टू मेक मॉडल मोर रियलिस्टिक, अगर मॉडल को मोर रियलिस्टिक बनाना है, टॉक अबाउट ISLM मॉडल। तो हमें यहाँ पे ISLM मॉडल को समझना पड़ेगा अंडर द ओपन इकोनॉमी सिस्टम, वो भी किसके अंडर, ओपन इकोनॉमी सिस्टम के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन इकोनॉमीज, यहाँ पे 2 तरह की ओपन इकोनॉमीज हैं, एक स्मॉल लेवल पे जो परफॉर्म करती है इनकी स्मॉल इकोनॉमी कह सकते हो आप यहाँ पे, एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी।
एंड हाउ डिफरेंट पॉलिसीज हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। तो हमें समझते हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंट पॉलिसीज है ना, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। किस लेवल, किस चीज पे, आउटपुट लेवल पे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट वेदर इज एन ओपन इकोनॉमी और अ क्लोज्ड इकोनॉमी। डिपेंड इस चीज पे करता है कि वो इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी है या क्लोज्ड इकोनॉमी है। इसके बाद द ISLM मॉडल इलस्ट्रेट्स कनेक्शन बिटवीन वेरियस रियल इंटरेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो जो ISLM मॉडल का जो मेन काम है वो क्या है, वो कनेक्शन बिल्ड करता है इंटरेस्ट रेट के बीच में और इक्विलिब्रियम आउटपुट के बीच में। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है, तो उसका लेवल कैसे काम करता है वो हम समझेंगे। वो इसका मेन काम होता है दिखाना ISLM कर्व का। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम उल्टा देखें तो ओपन इकोनॉमी वर्जन, अगर हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी वर्जन की, नोन एज मंडल फ्लेमिंग मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं, मंडल फ्लेमिंग मॉडल बोलते हैं। एक्सटेंड्स दिस एनालिसिस बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्सचेंज रेट एज अ क्रूशियल फैक्टर। जहां पे जो है एक्सचेंज रेट है वो क्रूशियल फैक्टर यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्विलिब्रियम का आउटपुट इन्फ्लुएंस करने में। क्योंकि देखो जब हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो ISLM कर्व कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम आउटपुट को बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी तो मेरे भाई ट्रेड भी होता है ना, क्योंकि मेन इकोनॉमी ओपन हुई क्यों होता है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके, तो कि बहुत जरूरी था। क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि ये मंडल और फ्लेमिंग मॉडल है, इस बात का मतलब ये है यहाँ पे कि उन्होंने बताया कि जब तक ओपन इकोनॉमी नहीं होगी किसी भी कंट्री का ग्रो करना इतना ईजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कोई भी कंट्री कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी इफेक्टिव क्यों ना हो, ऐसे सारे गुड्स नहीं है जो उसके पास अवेलेबल हो। यानी कि कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज के लिए कोई भी कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होती ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यूएसए की इकोनॉमी की, तो यूएसए की इकोनॉमी भी इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं कि वो सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर लेगी। वो भी कहीं ना कहीं कुछ रिसोर्सेज के लिए, कुछ रॉ मटेरियल्स के लिए, कुछ गुड्स के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट है ना। तो वही चीज यहाँ पे है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो इन्हें इन्फ्लुएंस करता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, एक्सचेंज रेट। क्योंकि एक्सचेंज रेट ट्रेड को सिंपल करता है। और बता देता हूँ ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड किस में करते हैं, कंपनीज क्या लो चाहे कंट्रीज करो, ट्रेड करती हैं हमेशा इसमें डॉलर्स के अंदर। इसलिए डॉलर जो है ना वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग करेंसी है इस दुनिया की, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है डॉलर्स को यूज करते हैं बिजनेसेस के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो दीज स्टेम्स फॉर रिकॉग्निशन दैट एन ओपन इकोनॉमी एंड द एक्सचेंज रेट प्लेज अ पिवटल रोल इन शेपिंग द इंपैक्ट ऑफ पॉलिसीज। तो हमें समझ गए कि ओपन इकोनॉमी के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द इंपैक्ट ऑफ पॉलिसीज, ताकि वो पॉलिसीज के इंपैक्ट को दिखा सके ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ओवरऑल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन आया कवर करने का वो आता है स्मॉल ओपन इकोनॉमी वर्सेस लार्ज ओपन इकोनॉमी, कि भाई स्मॉल ओपन इकोनॉमी और लार्ज ओपन इकोनॉमी क्या डिफरेंस है, और आज की वीडियो का आखिरी कंसेप्ट। फिर हम बाकी चीजें देखेंगे अगली वीडियो से इस चैप्टर की। तो एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी इंक्लूड्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी की, एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी रोल नहीं होगा। तो रोल किसका है, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कि लोग जो हैं कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कितना खर्चा करें कंजप्शन करने पे, वो भी हाउस होल्ड जिसको हम बोलते हैं, या फिर वो कितना पैसा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट फर्म्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो तीन चीजें आई ना यहाँ पे, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स करते हैं, जो हाउस होल्ड कर रहे हैं, दूसरा क्या आया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि यहाँ पर रोल किसका है, प्रोड्यूसर्स का। फिर क्या आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, नहीं गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में या फिर पब्लिक गुड्स को जनरेट करने में कितना खर्चा कर रही है। हाउएवर एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी इज मोर देन दैट इज इंक्लूड्स वन मोर वेरिएबल। अब यहाँ पे समझो, जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, वो भी किसमें, एक ओपन इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पे एक वेरिएबल और यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। तो विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो क्या है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और अगर कभी भी नेट एक्सपोर्ट की नेगेटिव है तो समझ जाओ वो कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट गुड्स को कम कर रही है, इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, यानी कि डिपेंडेंट ज्यादा है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर और अपने गुड्स को कम सेल कर पा रही है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो नेट एक्सपोर्ट जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। Now an open economy can be small open economy। अब जो ओपन इकोनॉमी है वो स्मॉल ओपन इकोनॉमी भी हो सकती है और एक लार्ज ओपन इकोनॉमी हो सकती है, बेस्ड अपॉन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट क्या आया, A large open economy ability to our domestic economic conditions to affect global real interest rate। तो जो large open economy है ना वो एबिलिटी रखती है कि अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वो ग्लोबल रियल इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट
कर सकती है। ऑन द अदर हैंड अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी इज डिफाइंड बाय अ सिनेरियो वेयर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट चेंजेस। इसका मतलब अगर कोई छोटी मोटी कंट्री, कोई छोटी मोटी ओपन इकोनॉमी अगर अपने इंटरेस्ट में चेंज कर भी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर। तो वो तुम पहले भी जानते हैं कि भाई ग्लोबली अगर कोई इकोनॉमी अफेक्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि वो इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इस दुनिया की। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है वहाँ की। चाइना में कुछ होता है तो फर्क पड़ता है, इंडिया में कुछ होता है तो ही फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया भी क्या है, अब वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस दुनिया की। एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अलायंस विद वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, और जहाँ पे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो क्या होते हैं, अलाइन होते हैं वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी कंपनी बड़ी कंट्री, ठीक है, एक लॉजिक वाली बात है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि कोई बिग कंट्री है, कोई बिग इकोनॉमी है, अगर वो अपने अंदर पॉलिसी के अंदर कुछ भी चेंज लेके आ रही है, इंटरेस्ट चेंज कर रही है, तो उसका इंपैक्ट ग्लोबली भी देखने को मिलेगा। लेकिन कोई छोटी इकोनॉमी है, ठीक है, तो अगर वो थोड़ा बहुत रेट में चेंज ले भी है तो उसका एक ग्लोबल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये होगा कि वो जो है ना कहीं अलाइन हो जाएगी वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट के साथ, मतलब उसे अलाइन होना पड़ेगा उसके डोमेस्टिक इंटरेस्ट को वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट के साथ, यानी कि वो इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं बड़ी इकोनॉमीज को फॉलो करेगी हर एक चीज में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम्स फ्रॉम फ्लो ऑफ कैपिटल। तो फ्लो ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्क पड़ता है। इफ देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन एंड आउट, डोमेस्टिक इकोनॉमी इज कॉल्ड अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। तो अगर फ्री फ्लो है कैपिटल का, अंदर बाहर जाती रहती है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ओपन इकोनॉमी। हाउएवर इन लार्ज ओपन इकोनॉमी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। लेकिन जो भी लार्ज इकोनॉमी है वहां पे कैपिटल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी मूव करती है, यूं कि जैसे मर्जी फ्लो कर लेगी। तो फ्री फ्लो पे जो है ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तब वो जाके लार्ज इकोनॉमी कहलाती है। बी बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस और अदर रीजंस, क्योंकि उनकी मर्जी होती है कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, मतलब अगर उनकी प्रेफरेंस में है, उनकी प्रायोरिटी है वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, उनकी मर्जी है तो इन्वेस्ट करेंगे, उनकी मर्जी नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेम चीज है यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 3 का, यानी कि लेसन नंबर 5 लॉजिक समझा दो, ठीक है, क्योंकि अब 2 ही लेसन रह गए। लेसन नंबर 5 का इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 8 से 9 वीडियो, शायद 7 से 8 वीडियोज में हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किए बिना मत जाना। उस क्वेरी को सोल्व करने में हम जो है पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, और जिसको जो उतारना उतार ले। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से।